Hello aspirants, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. आज हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विच इज लिक्विड सॉल्यूशंस। कुछ बच्चों की ऐसी क्वेरीज थी कि मैम आप 11th क्लास स्टार्ट करवा रहे हो, 12th कब स्टार्ट करेंगे? तो हमने साइमल्टेनियसली 11th एंड 12th दोनों को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी क्लास 11th में अभी जस्ट मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज आएंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्लास 12th का चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज लिक्विड सॉल्यूशंस। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना चाहते हैं, प्लीज लिक्विड सॉल्यूशंस के सीरीज के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, इसी में ही हम लिक्विड सॉल्यूशंस की सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम जेई मेंस के नीट के पीवाईक्यूज भी लेते हुए चलेंगे। किस टॉपिक पर कहां से किस तरीके से पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं और कौन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, उस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है और हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का जो नाम है विच इज लिक्विड सॉल्यूशंस, उसमें कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होने वाली हैं, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं और कंसंट्रेशन क्या होती है, किस तरीके से हम मेजर करेंगे, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है एंड उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, किस तरीके से हम सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, अगर गैसियस सोल्यूशन है तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लिक्विड सोल्यूशन है तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम सॉलिड सोल्यूशन बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन टर्म्स आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर का। और मैं इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ बेटा मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज में। वही सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम फिर से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पीवाईक्यूज में आ चुके हैं नीट एंड जेई के। क्लियर है? आइए, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस को। अगर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th विच इज लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको इसका नाम दिख रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, उसी तरीके से इस लिक्विड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में हम कौन सा सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा? तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, वन इज गैसियस सॉल्यूशन एंड अदर इज लिक्विड सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा मिक्सचर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? मिक्सचर्स की। ठीक है, तो अगर मैं मिक्सचर्स की बात करती हूँ तो आज के हमारे डेली रूटीन में कोई भी चीज हमें प्योर तो नहीं मिल रही है। जैसे आपको पता, आप सब्जी भी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो भी आपको वो प्योर नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इसमें क्या मिलती है आपको? मिलावट मिलती है। तो कोई भी चीज अगर हमारे आसपास में है तो वो प्योर नहीं है, इट इज प्रेजेंट लाइक अ मिक्सचर। कैसे प्रेजेंट है बेटा? मिक्सचर की तरह प्रेजेंट है। दो प्योर सब्सटेंसेस को अगर मैं मिला देती हूँ इट बिकम अ मिक्सचर। ठीक है, तो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर is a combination of or the it is a combination of two or more pure substances. ठीक है, आइए, तो मैंने कहा व्हाट इज मिक्सचर? इट इज अ combination of two or more substances. क्लियर है? आइए, जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट में भी हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो दिस इज माय होमोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज माय हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर?
तो होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होता है। जैसे एक ग्लास लिया मैंने, उसमें मैंने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, क्या आपको अलग अलग साइड से आप टेस्ट करोगे उस सोल्यूशन को, क्या आपको अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने 2 चम्मच क्या डिसॉल्व कर दिया बेटा? शुगर डिसॉल्व कर दिया। क्या डिसॉल्व कर दिया आपने? शुगर डिसॉल्व कर दिया। 5 मिनट आपने उसको ऐसे ही रखा, ठीक है। तो आपने ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट किया, नीचे से 1 चम्मच टेस्ट किया, क्या आपको अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं, आपको सेम टेस्ट आएगा। मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन द कॉम्पोजिशन इज सेम। बट इसी के कंपैरिजन में अगर हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की बात करें, तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन? मैंने कहा एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने सन डिसॉल्व कर दी, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद में मैंने उसको 5 मिनट ऐसा का ऐसा रख दिया, सोल्यूशन क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा, है ना, मूवमेंट करना बंद कर देगा। तो मैंने कहा कि उस टाइम पर मैंने एक स्पून लिया, ऊपर से 1 स्पून का सोल्यूशन निकाला और नीचे से 1 स्पून सोल्यूशन निकाला, तो क्या दोनों स्पून्स में डिफरेंस नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। जो आपने ऊपर से निकाला उसमें सेंट के पार्टिकल्स कम होंगे, जो आपने बॉटम ऑफ द बीकर से निकाला है सोल्यूशन, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। तो दिस इज कॉम्पोजिशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस सोल्यूशन इज यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन, uniform in composition, but it is non-uniform in composition. ठीक है, आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की, तो क्या आप डिफरेंस देख सकते हैं? इसमें डिफरेंस देख नहीं सकते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, क्या आप इस सोल्यूशन में, जो शुगर सोल्यूशन था, क्या उसमें से शुगर के पार्टिकल आप अलग कर सकते हैं? हैंड पिकिंग मेथड से नहीं कर सकते। तो आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। डू नॉट कैन नॉट बी सेपरेटेड, cannot be separated by physical methods. ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर बेटा क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो? कर सकते हो। कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक कौन से मेथड्स बेटा? जैसे कि आपके पास हो सकता है फिल्ट्रेशन, है ना, एक्सेट्रा, हैंड पिकिंग मेथड्स। ठीक है, आइए, क्लियर है? अब मैंने कहा ये तो बेसिक डिफरेंस आपने होमोजीनियस सोल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशन के अंदर देख लिया। अब मैं कहती हूं कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन में मेजरली कितने कंपोनेंट्स है बेटा? 2 कंपोनेंट्स। एक है आपके पास में क्या? सॉल्यूट, और एक क्या है आपके पास में? सॉल्वेंट। तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स है, विच इज वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। दूसरा क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। मैंने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? सॉल्यूट क्या होता है बेटा? कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज इन अमाउंट होता है। यस और नो? अलोंग विद दिस, सॉल्वेंट हमेशा, सॉल्वेंट का जो फेस होता है वो किससे मैच होता है बेटा? हमेशा सोल्यूशन की फेस से मैच होता है। तो मैंने कह दिया व्हाट इज सॉल्यूट? Solute is less in amount, less in amount. मैंने कहा it is larger in amount, larger in amount. Along with this, the phase of solvent matches with, resembles with the phase of solution, the phase of solution. क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास में सोल्यूशन है,
तो सोल्यूशन की फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट? जब सॉल्यूशन की फेज सॉल्वेंट से मैच कर रही है तो सोल्यूशन की फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कह दिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्यूशन फेज। मैंने कहा यहाँ पर क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैंने कहा इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्यूशन फेज। क्लियर है? मैंने कहा जैसे जैसे सॉल्वेंट का फेज चेंज करते जाएंगे क्या सोल्यूशन का फेज चेंज होता जाएगा, बिल्कुल चेंज होता जाएगा। मैंने कहा अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो सोल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। मैंने कहा सॉल्वेंट अगर आपके पास में लिक्विड होगा तो सोल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। मैंने कहा अगर आपके पास में सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो जाए तो सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, आपके पास में सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा। On the basis of this, solution can be described in 3 forms. ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जब भी हम बात करेंगे किसी सोल्यूशन की तो उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास में अगर उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है तो उसे कहोगे बाइनरी सोल्यूशन, अगर उसमें 3 कंपोनेंट्स है तो उसे कहोगे टर्नरी सोल्यूशन। तो मैंने कहा इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, अगर मैंने कह दिया नंबर ऑफ, नोट डालकर लिखेंगे बेटा कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन 3 है या फिर 2 है तो उसे बोलोगे आप बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन अगर 3 है तो उसे आप बोलोगे टर्नरी सोल्यूशन। अगर आपके पास ये 4 है तो आप इसे बोलोगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा बाइनरी सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी सोल्यूशन के अंदर मैंने कह दिया व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो। अब 2 कंपोनेंट है तो एक क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यस और नो? तो मैंने कहा आपकी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन की स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें बाइनरी सोल्यूशन की तो बाइनरी सोल्यूशन के अंदर मैंने कह दिया सोल्यूशन को फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, बाइनरी सोल्यूशन हेडिंग लिख लीजिएगा। तो मैंने कहा बाइनरी सोल्यूशन है, फर्दर इसको डिस्क्राइब कर दिया बेटा मैंने किसमें, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन। क्लियर इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। अब मैंने कहा अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। मैंने कहा अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। मैंने कहा अगर सोल्यूशन आपका गैसियस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। यस और नो? इसी के बेसिस पर मैंने एक टेबल बना ली, विच इज इस तरीके से आपको टेबल बनानी है बेटा। ये आपके पास में है बेटा सॉल्यूट, ये आपके पास में है सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपके पास में है सोल्यूशन और ये आपके पास में इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने कह दिया सॉल्वेंट ले रहे हैं बेटा हम, सॉलिड। क्या ले रहे हैं, सॉलिड। तो मैंने कहा सॉलिड के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, तीनों चीजें डाल सकते हो। मैंने कह दिया सबसे पहले सॉलिड के अंदर आपने मिक्स कर दिया बेटा सॉलिड को, फिर आपने मिक्स कर दिया लिक्विड को, और फिर आपने मिक्स कर दिया इसी के अंदर गैस। क्लियर इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, मैंने कहा अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की तो सोल्यूशन कैसा बन गया बेटा, सॉलिड सोल्यूशन बन गया यहाँ पर। हाँ या ना? मैंने कहा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करती हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, एलॉय बनता है। जैसे हम जब गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो क्या प्योर गोल्ड की कभी ज्वेलरी बन सकती है, कभी नहीं बन सकती।
तो मैंने कहा अगर प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती तो आपको पता होगा कि गोल्ड में भी कुछ कैरेट्स होते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स। 24 कैरेट का मतलब क्या होता है? 100% प्योर गोल्ड होता है वहां पर, ठीक है। लेकिन 22 कैरेट का मतलब होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हमने कॉपर की मिक्स कर दी। 18 कैरेट के अंदर हमने थोड़ी सी और ज्यादा कॉपर की क्वांटिटी क्या की है, गोल्ड के अंदर मिक्स कर दी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ज्वेलरी हमेशा किसमें बनती है बेटा? 22 कैरेट में और 18 कैरेट में और 14 कैरेट, इतने में आपके हमेशा ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर किसको मिक्स कर रहे हैं बेटा? कॉपर को मिक्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर गोल्ड में आप कॉपर को मिक्स कर रहे हो तो क्या सॉलिड सॉलिड से मिक्स हो रहा है और क्या होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है? बना रहा है। तो दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सॉलिड्स इज नोन एज एलॉय। तो मैंने कह दिया एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एलॉय। व्हाट इज एलॉय? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड। तो मैंने कह दिया कॉपर इन एयू। कॉपर इन एयू मतलब कॉपर को मिक्स कर दिया किसमें? मैंने गोल्ड के अंदर। मैंने कहा लिक्विड को मिक्स किया है बेटा सॉलिड के अंदर। तो कौन सा लिक्विड है जिसको हम सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं? क्या सोडियम सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड है। मैंने कहा क्या मरकरी आपका लिक्विड है? लिक्विड है। तो मरकरी को अगर हम सोडियम में मिक्स कर देते तो बन जाता है आपका एमलगम। तो मैंने कह दिया मरकरी मिक्स्ड इन सोडियम। तो मैंने कहा एमलगम। एग्जाम्पल हो गया एमलगम मरकरी लिक्विड इन सोडियम। क्लियर है? आइए, मैंने कहा गैस को मिक्स कर दिया बेटा सॉलिड के अंदर। इस बार किसको मिक्स किया है? गैस को सॉलिड में। तो मैंने कहा आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी, मेटल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। वहां पर H2 गैस को आप फ्लो करवाते हो थ्रू पैलेडियम मेटल के, तो आपने मिक्स कर दिया H2 गैस इन पैलेडियम। H2 गैस इन पैलेडियम। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सॉलिड सोल्यूशन के बाद में लिक्विड सोल्यूशन की, तो व्हाट इज लिक्विड सोल्यूशन? तो मैंने कहा लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं किसमें? लिक्विड के अंदर। और किसको मिक्स कर सकते हैं बेटा? गैस को भी मिक्स कर सकते हैं किसमें? लिक्विड के अंदर, ठीक है। मैंने कहा लिक्विड लिक्विड को मिक्स, और सॉल्यूशन कैसा बनेगा? हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मैंने कहा लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया। क्या आप पैक बनाते हैं, अल्कोहल को मिक्स करते हैं पानी के अंदर, क्या हो गया? दोनों लिक्विड्स हैं, क्या हो गया आपके पास में? इथेनॉल इन वाटर। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? इथेनॉल इन वाटर। मैंने कहा सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया है बेटा, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया है। शिकंजी बनाते हैं, क्या शुगर मिक्स करते हैं? मिक्स करते हैं। तो शुगर इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज। तो आप कह सकते हो शुगर सोल्यूशन या फिर शुगर इन वाटर, या फिर आप क्या कह सकते हो बेटा? ग्लूकोज इन वाटर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा गैस इन लिक्विड। ऐसी कौन सी गैस है जो लिक्विड में मिक्स की जा सकती है? बट गैस को जब भी लिक्विड में मिक्स करते हो कहां पर मिक्स करते हो बेटा? हाई प्रेशर के ऊपर। तो आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पी है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस मिक्स होती है बेटा? कार्बोनेटेड वाटर होता है, मतलब CO2 मिक्स होती है उसके अंदर। तो आपने क्या कहा? CO2 मिक्सड इन वाटर या फिर ऑक्सीजन मिक्सड इन वाटर, O2 इन वाटर, या फिर आप कह सकते हो CO2 इन वाटर। एग्जाम्पल आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा तीसरा टाइप का सोल्यूशन है बेटा गैसियस सोल्यूशन। तीसरा टाइप का सोल्यूशन है गैसियस सोल्यूशन। तो मैंने कहा आपने सॉलिड को मिक्स कर दिया एक बार गैस के अंदर, एक बार आपने मिक्स कर दिया बेटा लिक्विड को गैस के अंदर, और एक बार आपने मिक्स कर दिया सॉलिड को गैस के अंदर। सॉरी, सॉलिड को मिक्स कर चुके हैं, गैस को गैस के अंदर, ठीक है। जब सॉलिड को आप गैस में मिक्स करोगे तो क्या एग्जाम्पल हो गया बेटा? कैम्फर बॉल्स होती है, कैम्फर बॉल्स को आपने N2 गैस में डिसॉल्व कर दिया, तो एग्जाम्पल हो गया कैम्फर इन N2 गैस।
लिक्विड को मिक्स किया है गैस के अंदर, तो लिक्विड को कब मिक्स करेंगे हम गैस के अंदर? तो क्या एग्जाम्पल हो गया बेटा? क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, मैंने N2 गैस में उसको मिक्स कर दिया, क्या एग्जाम्पल हो गया? क्लोरोफॉर्म इन वाटर, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा गैस को अगर मैंने गैस में मिक्स कर दिया तो क्या मतलब हो गया? गैस को गैस में मिक्स कर दिया, एयर है, एयर के अंदर O2 का अमाउंट कम है, N2 का अमाउंट क्या है बेटा? ज्यादा है, तो मैंने कह दिया एयर का एग्जांपल हो सकता है ऑक्सीजन मिक्स्ड इन N2 गैस, O2 इन N2 गैस। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस आपके पास में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्हीं सॉल्यूशन में हम लिक्विड सॉल्यूशन की। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन है मेरे पास में, तो उस लिक्विड के अंदर मैं सॉलिड भी मिक्स कर सकती हूँ। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने कहा गैस मिक्स कर दिया तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने कहा अगर आपके पास में लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया जाए तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यस और नो? तो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो यहाँ पर मेजरली दो कैटेगरीज थी। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने ये कहा कि अगर आपके पास में सॉल्यूट का अमाउंट कम हो किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसे आप कहोगे डाइल्यूट सोल्यूशन, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो किसी सोल्यूशन के अंदर तो उसे आप कहोगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। बट उस टाइम पर हम अमाउंट को कैसे देखें कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है? कंपैरिजन करना काफी मुश्किल था, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स देखी, जैसे कि W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, ऐसे कुछ टर्म्स हमने देखी, ठीक है। आइए तो बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके काम आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो प्लीज नोट्स आपको हर एक चीज के बनाते हुए चलना है। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, मैंने कहा एक ग्लास लिया बेटा, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी घोल दी, दूसरा ग्लास लिया, सेम वॉल्यूम सेम पानी लिया मैंने 500 ml, दूसरे में मैंने 2 चम्मच चीनी घोल दी, तीसरे में मैंने 3 चम्मच चीनी घोली, चौथे में मैंने 4 चम्मच चीनी घोली। तो ये क्या होता जाएगा? मीठा होता जाएगा। जैसे जैसे आप शुगर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा? मीठा होता जाएगा। तो मैंने कहा ये पहला वाला क्या था? सबसे कम सॉल्यूट प्रेजेंट था इसके अंदर, तो इसे आप कहोगे डाइल्यूट सोल्यूशन। लास्ट वाले में सबसे ज्यादा शुगर प्रेजेंट था, उसे कहोगे आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने सोल्यूशन को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक है हमारे पास में क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर मैंने कह दिया कि अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने कहा दो तरीके से डिफाइन किया, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो मैंने कह दिया वन इज डाइल्यूट सोल्यूशन, अदर वन इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब हो गया लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। क्लियर है? आइए, मैंने कहा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर डिफरेंट तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, ठीक है। और हम पढ़ेंगे PPM एंड PPB,
फिर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा मोलैलिटी। क्लियर है? ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे। आइए तो हेडिंग लिख लीजिएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले W बाय W परसेंटेज, और इसी को हम कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर है? आइए तो मैंने कहा व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ solute present in 100 gram of solution is known as mass by mass percentage। तो मैंने कह दिया कि मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो गया, वेट ऑफ solute present in 100 gram of solution। क्लियर है? तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज डिफाइंड एज W बाय W परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। यस और नो? क्लियर है इतनी सी बात? आइए मैंने कहा लेट सपोज बेटा एग्जाम्पल है W बाय W, मतलब कि हम कहना चाहते हैं कि इतना ग्राम इतने ग्राम में प्रेजेंट है। क्या मैं एलॉय का एग्जांपल ले सकती हूँ? मैंने कहा मैंने मिक्स कर दिया बेटा कॉपर को किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। मैंने कहा 2 ग्राम कॉपर को मिक्स किया है मैंने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, या फिर मैं कह सकती हूँ कि 2 ग्राम ऑफ कॉपर इज मिक्स्ड विथ 98 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया बेटा इसका? तो मैंने कहा कॉपर क्या हो गया, ये कम अमाउंट में है, दिस इज माय सॉल्यूट, दिस इज माय सॉल्वेंट। तो मैंने कहा वेट ऑफ कॉपर कितना हो गया आपके पास, 2 ग्राम्स। वेट ऑफ गोल्ड कितना हो गया बेटा, 98 ग्राम्स। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो मैंने कहा 2 + 98 कितना हो गया बेटा, 100 ग्राम हो गया। आपको निकालना है W बाय W परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, W बाय W परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो मैंने कहा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना बेटा, 100 इंटू 100, कितना आ गया ये, 2%। कितना आया, 2%। लेट सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज, आपको गिवन है किसी स्पीशीज का, लेट सपोज NaOH एक्वस सोल्यूशन में NaOH का ही गिवन है, आपको कह दिया जाए कि 20% है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हो कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वेट ऑफ NaOH कितना हो गया बेटा, तो वेट ऑफ NaOH हो गया आपके पास 20 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, विच इज 100 ग्राम। तो एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो आपने कह दिया वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट विच इज 20, कितना हो गया बेटा, 80 ग्राम्स। क्लियर है इतनी सी बात, हाँ या ना? मैंने कहा कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में सॉल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट आपके पास में 500 ग्राम है, ठीक है, तो मैंने कहा आपको निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज, क्या करोगे, सॉल्यूट का ऊपर रखोगे, नीचे टोटल कर दोगे, टोटल कितना हो गया, 500 + 10 ग्राम्स, मतलब 510 ग्राम्स इंटू 100, ऐसे करना है आपको। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा दूसरी कंसेंट्रेशन टर्म है बेटा W बाय V परसेंटेज। क्या है, W बाय V परसेंटेज। तो W बाय V परसेंटेज का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर मैंने कह दिया कि इसको कैसे स्टडी करोगे, द वेट ऑफ सॉल्यूट
present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। आइए, मैंने कहा कि आपके पास में अगर आपको इसे डिफाइन करना है बाय द फॉर्मूला, you can define it as W by V percentage is equal to the weight of solute divided by volume of solution into 100। yes or no? आइए, मैंने कहा ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लेट सपोज आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए बेटा कि 20 ग्राम शुगर dissolved in 90 ml of water। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है? गिवन है। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ, या फिर वाटर की जगह हम लिख देते हैं सोल्यूशन, 90 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है बेटा आपको कितना? 90 ml। मैंने कह दिया वेट ऑफ शुगर कितना हो गया बेटा, तो वेट ऑफ शुगर कितना दे रखा है? 20 ग्राम्स दे रखा है, ठीक है। तो W बाय V परसेंटेज कैसे आ जाएगा? W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। यस और नो? आइए, मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है W बाय V परसेंटेज आपको NaCl का गिवन है, एक्वस सोल्यूशन का 25%, ठीक है। मैंने कहा 25% गिवन है, तो क्या बोलोगे आप? ये इसको कैसे स्टडी कर सकते हो बेटा? 25 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया आपके पास 100 ml और सॉल्यूट कितना आ गया बेटा? 25 ग्राम्स आ गया। क्लियर है? आइए, थर्ड टर्म है मेरे पास V बाय V परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने कहा कि 10 ml ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर, तो क्या हो गया? वॉल्यूम में वॉल्यूम मिक्स किया है, दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिनोट्स लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन? बिल्कुल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो मैंने कह दिया लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। आइए, कैसे स्टडी करेंगे? वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml of solution. You can define it by the formula as well, by volume percentage is equals to volume of solute divided by volume of solution into 100। देखो कैसे करोगे बेटा? तो मैंने कह दिया लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 40%। तो आप कैसे स्टडी करेंगे इसको बेटा? तो आप कह सकते हो कि 40 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। क्लियर है? तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आ गया आपके पास 40 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आपके पास वाटर आ गया बेटा कितना? 100 माइनस 40 कितना आ गया बेटा? 60 ml आ गया, क्योंकि सोल्यूशन कितना है ये पूरा का पूरा इन वाटर नहीं, ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कितना हो गया? 100 में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया, वाटर आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। ये था आपके पास में तीन बेसिक टर्म विच इज W बाय W परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज एंड V बाय V परसेंटेज। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि एक रिलेशन डेराइव करेंगे हम किसके बीच में बेटा? तो रिलेशन डेराइव करेंगे हम किस किस के बीच में? W बाय W परसेंटेज एंड W बाय V परसेंटेज के बीच में, ठीक है।
तो हेडिंग लिख लीजिएगा द रिलेशन बिटवीन W बाय W परसेंटेज एंड W बाय V परसेंटेज। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जेई में और नीट में काफी फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है। आइए कैसे डेराइव करेंगे ये हम सीखते हैं। फोर्थ बेटा, रिलेशन बिटवीन W बाय W परसेंटेज एंड W बाय V परसेंटेज। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, कोई भी सोल्यूशन है मेरे पास, Y सब्सटेंस का सोल्यूशन है। अगर Y सब्सटेंस का सोल्यूशन है तो मैंने कह दिया इस सोल्यूशन के लिए मुझे W बाय W परसेंटेज गिवन है Y का। तो मैंने कहा कि W बाय W परसेंटेज गिवन है बेटा, कितना गिवन है? लेट सपोज मुझे ये X गिवन है, मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना, D ग्राम पर ml। आपको निकालना है W बाय V परसेंटेज फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इस डाटा से आपको W बाय V परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने कह दिया कि लेट सपोज आपके पास में सोल्यूशन Y है, W बाय W परसेंटेज इसका X है। तो आप कैसे इसको स्टडी कर सकते हो? W बाय W परसेंटेज X है, मतलब X ग्राम ऑफ सॉल्यूट Y is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास x ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, तो वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया आपके पास में 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस x ग्राम। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि आपको W बाय V परसेंटेज निकालना है, तो W बाय V परसेंटेज में क्या रखते हैं हम, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्या मेरे पास में W सॉल्यूट है? ये रहा W सॉल्यूट। क्या मेरे पास V सोल्यूशन है? नहीं है। ये पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या इसके लिए मेरे पास W सॉल्यूशन गिवन है? गिवन है। डेंसिटी मुझे गिवन है, तो मैंने यहां से निकाल लिया कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया, W सोल्यूशन डिवाइडेड बाय D सोल्यूशन। W सोल्यूशन कितना है बेटा, 100 ग्राम। D सोल्यूशन कितना है आपके पास में, D ग्राम पर ml। ml उछल के कहा चला जाएगा, ऊपर। ग्राम से ग्राम कट, कितना आ गया बेटा, 100 डिवाइडेड बाय D ml। यस और नो? क्या वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर लेके आके, तो मैंने कह दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V सोल्यूशन इनटू दिस इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ W solute and V solution in above equation। ठीक है, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा बेटा, W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट कितना है X डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 100 डिवाइडेड बाय D इंटू 100। ये जाएगा ऊपर तो रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन, तो आपने कह दिया क्या हो जाएगा ये, 100 इंटू D अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया बेटा, X इंटू D। What was the X? X क्या था हमारे पास, X is the W by W परसेंटेज। क्या मैं X की जगह W by W परसेंटेज पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल पुट कर सकती हूँ। तो मैंने कह दिया कि W by V परसेंटेज is equal to the W by W परसेंटेज into density। बस ध्यान किस बात का रखना है बेटा, ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये जो डेंसिटी होगी वो किस में रखनी है आपको, ग्राम पर ml में रखनी है। क्लियर है इतनी सी बात? रिलेशन पता लग गया आपको? इस रिलेशन से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट सपोज बेटा क्वेश्चन गिवन है NaOH का एक्वस सोल्यूशन है,
जिसका W/W परसेंटेज आपको गिवन है 20% और जिसकी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। यस और नो? तो मैंने कहा आपको निकालना क्या है, W/V परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट। तो कितना आ जाएगा, W/V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W/W परसेंटेज इंटू D। तो W/W परसेंटेज कितना बेटा, 20 इंटू D कितना है 1.2, कितना आ गया ये 240, ये आ गया आपका 24%। क्लियर है? इस तरीके से आपको सिंपली रिलेशन यूज करना है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपको डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे बेटा, चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि आपके पास में नेक्स्ट रिलेशन है बेटा विच इज मोलैरिटी। क्या पढ़ेंगे हम? मोलैरिटी पढ़ेंगे। हेडिंग लिख लीजिएगा, मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल M से। और व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने कह दिया बेसिक डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? ध्यान रहे मैंने वर्ड यूज किया है सोल्यूशन। क्लियर है? आइए, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो मैंने कहा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है? आइए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। आप निकाल सकते हो मोल्स इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स के नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, जिसको आप लिखते हो N/Na। और आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7। इन तीनों फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने कहा फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं जरा यूनिट की। तो मैंने कहा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल्स। तो आपने कहा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लीटर में लिया है तो आपने कह दिया लीटर। इसी को क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, और इसी को ही आप लिखोगे मोलर, और यही होता है आपका कैपिटल MB। यस और नो? हाँ या ना? इतनी सी बात पता, इतनी सी बात क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? चलें आगे। आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने यूनिट लिख ली। मैंने कहा अगर मैं पानी को हीट करती हूँ, क्या करती हूँ बेटा, पानी को हीट करती हूँ, तो क्या वॉल्यूम पानी का इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। लेकिन पानी का वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है बेटा, तो मैंने कहा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो मैंने कहा वॉल्यूम क्या हो जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। यस और नो? तो मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्या मोल्स के साथ कोई छेड़छाड़ी की है मैंने? नहीं। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है? बिल्कुल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मैंने कह दिया मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। क्लियर है? देखिए इधर देखिए। अब मैंने कहा अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से मोलैरिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर क्या होता है, मैंने कहा ये है मेरे पास में पानी। इस पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्योर वाटर है। मैंने कहा ये प्योर वाटर है। अभी ये कितने डिग्री पर है बेटा, 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री के ऊपर है। मैंने इसको हीट करना शुरू करा, तो मैं हीट करूंगी तो पहले तो क्या होगा, पहले 4 डिग्री तक जब हम कभी भी पानी को हीट करते हैं
तो बर्फ क्या होता है, अगर हम बात करें सॉलिड वाटर की, बर्फ की बात करें, आइस की बात करें, तो आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि वाटर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कि उसकी कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो वॉल्यूम को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर मैं आइस को हीट करूं, मुझे पता है 0 डिग्री पर ये आइस होती है, मैंने कहा उस आइस को मैंने हीट किया, आइस को हीट करूंगी तो 4 डिग्री तक तो क्या होता है, पहले वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो धीरे धीरे पहले मोलारिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो मैंने कह दिया कि हीट करेंगे तो पहले पहले क्या होगा, 4 डिग्री तक, अप टू 4 डिग्री पानी का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज होता है। ये 4 डिग्री के ऊपर है, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया। क्लियर है? मैंने कहा फर्दर इसको हीट कर दिया, ठीक है, और आप रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आए, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है बेटा, 25 डिग्री टेम्परेचर है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा फॉर वाटर, अगर मैं 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जाती हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर पहले डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री से जब हम जाते हैं 25 डिग्री पर या फिर उससे ज्यादा पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। यस और नो, हाँ या ना, इतना समझ में आता है? तो मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मोलारिटी क्या होनी चाहिए, इतने टाइम पर बढ़नी चाहिए, और यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलारिटी क्या होनी चाहिए, इतने टाइम पर डिक्रीज होनी चाहिए। यस और नो? तो मैंने कहा पहले मोलारिटी इंक्रीज हो गई, अब यहाँ मोलारिटी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो चुकी है। यस और नो? इतना समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जेई के अंदर। आइए नेक्स्ट है मेरे पास, लेट सपोज एग्जाम्पल है बेटा, NaOH का एक्वस सोल्यूशन है। मैंने कहा इसकी जो मोलारिटी आपको गिवन है वो है बेटा 2 मोलर। कितनी है, 2 मोलर। इसका क्या मतलब हो गया, इसको कैसे स्टडी करोगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि आपके पास में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से पहले एक और रिलेशन हम डेराइव कर लेते हैं, विच इज W/W परसेंटेज एंड मोलारिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो मैंने कहा 6th है आपके पास, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी, how to calculate molarity from W/W percentage and W/V percentage। क्लियर है? आइए, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। लेट सपोज मेरे पास में सोल्यूशन है किसी Y सब्सटेंस का, ठीक है, मैंने कहा उसका W/W परसेंटेज बेटा गिवन है X, आपको मोलारिटी निकालनी है, ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है D g/ml। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, मैंने कहा X ग्राम ऑफ सॉल्यूट Y प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? आइए, तो मैंने कहा यहाँ से मैंने कुछ डाटा निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, X ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा, 100 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस X ग्राम। यस और नो? आइए, मैंने कहा क्या यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूट के निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, तो मैंने कहा वेट बाय मोलर मास, वेट कितना है बेटा X, मोलर मास मैंने लिख लिया m0 से, वेयर m0 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? आइए, मैंने कहा आपको मोलारिटी के लिए मोल्स चाहिए और नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए।
क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके सामने है? नहीं है, बट डेंसिटी आपको गिवन है सोल्यूशन की, और सोल्यूशन का वेट आपको गिवन है। क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100, और डेंस यूनिट के साथ चलते जाना है। डेंसिटी कितनी है बेटा? डी ग्राम, ml उछल के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 100 बाय डी ml। बट मुझे किस में चाहिए? लीटर्स में। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको लीटर में। 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी, कितना आ गया? 1/10 डी लीटर्स। क्लियर है? आइए, वैल्यूज आ चुकी है, तो मोलारिटी के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। मोलारिटी है आपके पास में मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मैंने कहा क्या आ गया? मोल्स कितने हैं बेटा? तो मोल्स है आपके पास में x बाय एम नॉट, x बाय एम नॉट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा? 1/10 डी। 10 डी उछल के कहाँ चला गया? ऊपर। तो आपने कह दिया कितना आ गया बेटा? तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू x इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय एम नॉट। वट इज x? x तो हमारा w बाय w परसेंटेज था। क्या था x मेरा? w बाय w परसेंटेज। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू w बाय w परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय एम नॉट। एम नॉट क्या है बेटा? सॉल्यूट का मोलर मास है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। ये आगे आपका रिलेशन, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर है? आप एक रिलेशन ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, विच इज इन दी W बाय W परसेंटेज एंड W बाय V परसेंटेज के बीच में। यस और नो? तो मैंने कहा क्या वहां से W बाय W परसेंटेज की वैल्यू निकाल के लेके आ सकते हो आप? बिल्कुल निकाल के लेके आ सकते हो। आपने कहा क्या था वहां पर रिलेशन बेटा? वहां रिलेशन था W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W बाय W परसेंटेज इंटू D था। तो W बाय W परसेंटेज क्या हो गया? W बाय V डिवाइडेड बाय D हो गया। तो मैंने कहा W बाय W परसेंटेज इज इक्वल्स टू W बाय V परसेंटेज इंटू D। वैल्यू पुट कर दो बेटा इसके अंदर। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्या आ गया हमारे पास में? मोलारिटी इज इक्वल्स टू W बाय V परसेंटेज इंटू डी इंटू क्या हो गया आपके पास में? नहीं नहीं, ये डिवाइडेड बाय डी है ना? डिवाइडेड बाय डी। तो ये आ गया आपके पास में बेटा W बाय V परसेंटेज डिवाइडेड बाय डी इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? डी से डी कैंसिल, कितना आ गया बेटा? तो W बाय V परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? ये आ गई आपकी मोलारिटी। ये दो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। टाइम बचाने के लिए आपको रिलेशंस का पता होना जरूरी है। अगर आपको टाइम नहीं बचाना है अपने एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट डेरिवेशन भी एग्जाम में कर सकते हैं, बट जब आप सीख रहे होते हैं उस टाइम पे आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। ठीक है? लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है, ताकि आपका टाइम वहां पर ज्यादा कंज्यूम ना हो, आपका टाइम बचे, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में उसे इन्वेस्ट कर सके। ठीक है बेटा? आइए, नेक्स्ट है हमारे पास में 6th बेटा, मोलालिटी। स्मॉल एम किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी होता है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे, तो मैंने कह दिया व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोलालिटी की, तो व्हाट इज मोलालिटी? तो मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट के अंदर मैंने कह दिया व्हाट इज यूनिट बेटा। तो यूनिट हो गया आपके पास में मोल से ऊपर, तो मोल की यूनिट मोल डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया बेटा केजी। तो आप इसी को लिख सकते हो मोल पर केजी। इसी को आप बोलोगे बेटा मोलर, और इसी को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एम से। क्लियर है? आइए, मैंने कहा कि अगर मैं बात करती हूँ मोलालिटी की, तो मोलालिटी में नीचे क्या आ रहा है बेटा? वेट आ रहा है। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने अगर 10 ग्राम सॉल्ट लिया, उसे हीट किया, तो क्या वो 12 ग्राम हो जाता है? नहीं। क्या वो 8 ग्राम रह जाता है? नहीं। तो क्या टेम्परेचर से वेट पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मैंने कहा टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द वेट। ठीक है? तो मैंने कहा क्या ये वाली क्वांटिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? नहीं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो मैंने कहा ये क्या होती है बेटा? मोलालिटी। मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा अगर मोलालिटी और मोलालिटी में से, मोलारिटी और मोलालिटी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम में से अगर एक्यूरेसी की हम बात करें, तो हर एक टेम्परेचर पे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा बेटा? मोलालिटी होगा। क्योंकि मोलारिटी तो टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ के बढ़ते बढ़ते मोलालिटी क्या होती जाएगी बेटा? चेंज होती जाएगी। तो आपने कहा कौन से ज्यादा एक्यूरेट है? ऑन ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर पर कौन ज्यादा एक्यूरेट है बेटा? मोलालिटी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है? तो मैंने लिख लिया यहाँ पर नोट डाल के, मोलालिटी इज मोर एक्यूरेट टर्म, एज कंपेयर टू मोलारिटी, ठीक है, ऑन एवरी टेम्परेचर। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, चले। आइए बेटा, तो ये थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम की। ठीक है? तो मैंने कहा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा आपके पास में सेवेंथ, विच इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है? रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्स से। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होगा बेटा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, या फिर टोटल मोल्स। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो ये हमेशा किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले आप, हमेशा वो किससे कम आता है? एक से तो कम ही आता है। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन, नोट डालकर लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट is always less than 1 in a solution। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सम ऑफ कंपोनेंट की, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस सो ऑन, हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के इक्वल होगा। चाहे कितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट हो, हमेशा उसका मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, ये था मोल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं कुछ रिलेशंस की, विच इज रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी
एंड मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा जब भी हम बात करेंगे मोलारिटी और मोलालिटी के रिलेशन की, तो ये रिलेशन में ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में भी डेराइव करवा चुकी हूँ, दो रिलेशंस में आपको डेराइव करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहां से वो रिलेशंस देखने, एक रिलेशन में यहाँ पर भी समझा रही हूँ, दूसरा मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आपको ट्राई करना है। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होता है तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी और वहां पर टाइम स्टैम्प्स भी लगे हैं कि ये वाला रिलेशन कहाँ डेराइव किया है। आप डायरेक्ट जाकर वहां से वो रिलेशन देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सोल्यूशन डेराइव किया हुआ है। ठीक है, आइए, तो पहला रिलेशन मैं डेराइव करवा रही हूँ बेटा आपको, उसमें मैंने कह दिया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, मोलालिटी बेटा आपको गिवन है स्मॉल m, मोलारिटी आपको निकालनी है कैपिटल M। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है बेटा d ग्राम पर ml। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू मेक अ बॉक्स। आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें इस तरीके से कुछ कॉलम्स बनाने हैं। दिस इज सॉल्यूट, ये है बेटा सॉल्वेंट, और बेटा ये है आपका सोल्यूशन। मैंने कहा यहाँ लिखना है आपको वेट इन ग्राम्स, यहाँ वॉल्यूम इन ml, यहाँ डेंसिटी इन ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपको फिल नहीं करना, ये भी फिल नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, क्या करना है, बस आपको कॉर्नर वाले डब्बे फिल करने हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले मोलालिटी दे रखी है आपको, तो मैंने कहा मोलालिटी कितनी है बेटा, तो मोलालिटी आपके पास में स्मॉल m, तो इसका क्या मतलब हो गया, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1 kg, ग्राम्स में कितना हो जाएगा बेटा 1000 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर ये रहा सॉल्वेंट वेट कितना आ गया बेटा, ये 1000 ग्राम्स है। ठीक है, मैंने कहा क्या मोल्स पता है मुझे सॉल्यूट के, ये रहे मोल्स। मैंने कहा क्या वेट ऑफ सॉल्यूट आ सकता है, आ सकता है, कितना बेटा, तो मैंने कहा मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स इंटू मोलर मास, m नॉट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। रख दो ये उठा के ऊपर, तो m नॉट कितना आ गया सोल्यूशन, इसको ऐड कर दोगे 1000 प्लस m नॉट। ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, d ग्राम पर ml। मैंने कहा वॉल्यूम, अब आपको ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है देख के बता दो, 1000 प्लस m नॉट ग्राम्स में है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, d ग्राम पर ml है ना, ml उछल के ऊपर चला जाएगा, आपको किस में चाहिए होता है ये, आप अब आपको तो यहाँ पर ml में ही रखना है, आपने ml में रख दिया, कितना आ गया बेटा 1000 प्लस m नॉट डिवाइडेड बाय d। यस और नो, मोलारिटी के फॉर्मूला में रख दो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ये रहे m मोल्स, हाँ या ना, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये रहा, बट ये ml में है, मुझे किस में चाहिए बेटा, मुझे चाहिए ये लीटर्स के अंदर, तो मैंने कह दिया इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, विच इज 1000 प्लस m नॉट डिवाइडेड बाय d इंटू 1000। यस और नो, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मैंने कहा कितना आ गया आपके पास में, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू m इंटू d इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m इंटू m नॉट। दिस इज द रिलेशन। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है? आइए, अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है NaCl का एक्वस सोल्यूशन है बेटा, और आपको बोल दिया जाए इसकी जो मोलालिटी है वो गिवन है 2 मोलर। ठीक है,
डेंसिटी सोल्यूशन की आपको गिवन है बेटा 1.2 ग्राम पर ml। आपको मोलारिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है। मोलारिटी इज इक्वल्स टू m। मोलारिटी कितनी है बेटा? मोलारिटी है 2 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m। कितना है बेटा? 2 इंटू मोलर मास NaCl का कितना 35.5 प्लस 40 75 पॉइंट नहीं 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 35.5। सोडियम है 23.5, 5 3 8 और ये 5 58.5। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपकी मोलारिटी निकल कर आ चुकी है। तो इन द एग्जाम टू मैनेज योर टाइम यू हैव टू नो द फॉर्मूला। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिलेशन है मेरे पास which is 8, relation between molality and mole fraction। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी फ्रॉम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। मैंने कह दिया लेट सपोज बेटा एग्जाम्पल है आपके पास में कोई भी सोल्यूशन है y। ठीक है, y सब्सटेंस का सोल्यूशन है। आपको मोल फ्रैक्शन y का दे रखा है कितना 0.3 दे रखा है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है इसकी मोलालिटी। मोलालिटी आपको इसकी कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही है। मैंने कहा अगर आपको मोल फ्रैक्शन y का गिवन है, y मेरा सॉल्यूट है, तो मैंने कहा y का मोल फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है तो मैंने कह दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ y किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? तो मैंने कहा अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 1 में से इसको माइनस कर दूंगी। तो मैंने कहा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस और नो? तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट की, तो मैंने कह दिया लेट सपोज ये 0.3 है, मैंने माइनस कर दिया 1 माइनस 0.3। कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका 0.7। यस और नो? मैंने कहा ये क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं, तो मैंने कह दिया कि अगर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2 2। ठीक है, तो मैंने कहा क्या था? 0.3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय 0.7 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n टोटल। यस और नो? ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो 3/7 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n टोटल इंटू n टोटल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने कहा n टोटल से n टोटल बेटा कैंसल हो गया। कितना आ गया? 3/7 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? तो मैंने कहा यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपके पास? 3x। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा? 7x। यस और नो? क्या दोनों का वेट निकल सकता है? निकल सकता है। तो मैंने कह दिया कि वेट निकाल दिया मैंने। इसका कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 7x इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? हाँ या ना?
तो मैंने मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, विच इज मोलालिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स कितने हैं बेटा इसके सॉल्यूट के, 3x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये रहा 7x इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। x से x कैंसिल, कितना आ गया 3/7 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अल्टीमेटली ये 3 क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, और ये कितना था बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये 0.3 था ना, पॉइंट से पॉइंट ही तो हटाया था हमने, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने कह दिया मोलालिटी का जनरल फॉर्मूला आ गया, मोलालिटी इज इक्वल्स टू कितना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया आपका रिलेशन। क्लियर है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन हैविंग 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो क्या करोगे, 0.3 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना 0.7, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन है तो मोलर मास पानी का कितना हो गया बेटा 18, मल्टीप्लाई आपने कर दिया। क्लियर है इतनी सी बात। आइए बेटा, हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। आपको बखूबी वही मेथड यूज करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे और ट्राई करेंगे खुद से करने का, ठीक है बेटा। आइए अब हमारे पास में है लास्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज ppm एंड ppb। जब भी कोई चीज हमारे पास ट्रेस अमाउंट में होती है, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लोराइड 1 ppm में प्रेजेंट होता है, बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसे हम किस में पढ़ लेते हैं, जो भी एलिमेंट्स आपके बॉडी में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही आप पीपीएम के टर्म्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज पीपीएम, तो मैंने कह दिया लेट सपोज अगर W सोल्यूशन की बात करें तो W सोल्यूशन के अंदर W सॉल्यूट वेट प्रेजेंट है, तो मैंने कहा 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, तो कितना होगा बेटा W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये क्या था 1 इंटू W सोल्यूशन, मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड हो गया W सोल्यूशन। तो 2 ग्राम सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इंटू 2, 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, 1000 में मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, 10 की पावर 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 6 से, तो 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 1 मिलियन में कितना होगा, तो 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा बेटा W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो मैंने कह दिया फॉर्मूला बन गया पीपीएम का, पीपीएम इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, यस और नो। आइए मैंने कहा सेम ऐसे ही मिलियन में और ये बिलियन में कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 में कैलकुलेट करेंगे, तो W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, यस और नो। यहां से 2 जीरो हटा दूं तो क्या लिख सकते हो 100 इंटू 10 की पावर 4, तो मैंने कहा अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या ये W बाय W परसेंटेज बन गया, तो ये क्या आ गया बेटा W बाय W परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। यहाँ कितना आ गया W बाय W परसेंटेज इंटू 10 की पावर 7, यस और नो। क्लियर है इतनी सी बात, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थी आपके पास में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करते हैं जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। आइए देखिए 4 अप्रैल को आ चुका है, ये 2024 में आया था, द मोलारिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर। आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला बेटा N सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होता है। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml है, लीटर्स में कितना हो जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब मैंने कह दिया आपके पास में इतना ग्राम आपको NaCl गिवन है, तो मोल्स कितने आ गए NaCl के 5.85 डिवाइडेड बाय NaCl का मोलर मास 58.5, कितना आ गया बेटा 0.1 मोल। कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 0.5, ये आ गया पॉइंट से पॉइंट हट गया 1/5 0.2 मोलर, कितना आ गया 0.2 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सोल्यूशन ऑफ Ki, जिसमें Ki का मुझे मोलर मास गिवन है। तो मैंने कहा W बाय W परसेंटेज Ki का गिवन है कितना 20%, इसका क्या मतलब हो गया 20 ग्राम Ki कितने में प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सोल्यूशन में, हाँ या ना। तो मैंने कहा मुझे मोलालिटी निकालनी है, तो मैंने कहा W ऑफ Ki कितना आ गया बेटा 20 ग्राम्स, तो मोल्स ऑफ Ki कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 20 डिवाइडेड बाय 166, ये आ गया आपके पास में 10, 8 और 3 कितना आ गया बेटा 10 डिवाइडेड बाय 83 आ गया। ठीक है, मैंने कहा वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास में 100 ग्राम, तो ये आ गया आपके पास 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा 100 माइनस कितना 20, कितना आ गया ये 80 ग्राम्स आ गया। आपको तो केजी में चाहिए, तो आपने क्या कर लिया 0.08 केजी। क्लियर है इतनी सी बात। मोलालिटी के फॉर्मूले में रख दे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स कितने हैं बेटा 10/83 डिवाइडेड बाय मोलर सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.08 है, यस और नो। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 लग गए, और ये कितना आ गया बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 8, एक जीरो से एक जीरो कट गया 100 डिवाइडेड बाय 64। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से फटाफट, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये हो गया बेटा 100 डिवाइडेड बाय 64, 1.56, तो ये 1.5 ये रहा। क्लियर है, आइए X gram of NaCl is added to water in a beaker with a lid. The temperature of the system is raised from 1 degree to 25 degree. Which out of the following plot is best suited for the change in molarity of the solution with respect to temperature? कब आ चुका है बेटा, recently आ चुका है 2025 में। Consider the solubility of NaCl remains unchanged over the temperature range. मतलब NaCl के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा सोल्यूशन कैसा है बेटा, NaCl को ऐड किया है पानी के अंदर। किसमें ऐड किया है बेटा, पानी के अंदर ऐड किया है। पानी 0 डिग्री पर कितना होता है, तो मैंने कह दिया ग्राफ आपको बताना है कि मोलारिटी कैसे कैसे चेंज होगी। पानी 0 डिग्री पर आइस होता है, हीट करोगे 4 डिग्री पर जाओगे, वॉल्यूम क्या होगा पहले डिक्रीज होगा, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। फिर हीट करोगे 25 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इंक्रीज, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो पहले मोलारिटी इंक्रीज होनी चाहिए फिर डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा प्लॉट आपको चूज करना है। देखो क्या यहाँ हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर लीनियर बढ़ रही है, गलत हो गया। डिक्रीज हो रही है, गलत हो गया। यहाँ पर पहले क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो पहले इंक्रीज होगी थोड़े टाइम, फिर क्या होगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो गया आपका आंसर ये। क्लियर है, आइए a commercially sold concentrated HCl is 35% HCl by mass. If the density of this commercial acid is this, the molarity of the solution. तो आपको बोल रखा है W by W परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा 35%. What it means 35 ग्राम HCl in 100 ग्राम of solution. Yes or no? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल सकते हैं कितना 35 डिवाइडेड बाय ये हो गया HCl का मोलर मास 35.5 प्लस 1 36.5, ये आ गए मोल्स। ठीक है, आपके पास में सोल्यूशन का वेट मिल गया आपको 100 ग्राम सोल्यूशन मिल गया आपको। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए वेट है
और डेंसिटी है आपके पास, तो वॉल्यूम के लिए आपने कह दिया वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वेट कितना है बेटा सोल्यूशन का? 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.46। ये ग्राम में, ये ग्राम पर एमएल में, ग्राम से ग्राम कट एमएल उछल के ऊपर चला गया, तो एमएल नहीं चाहिए मुझे लीटर्स में चाहिए। डिवाइड कर दूंगी किससे बेटा? 1000 से, तो आपने कह दिया 100 डिवाइडेड बाय 1.46 इंटू 1000। 100 से ये 2 जीरो गए, कितना आ गया बेटा? ये 1/14.6 लीटर्स आ गया। यस और नो? वैल्यू पुट कर दूं? तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर दी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स कितने हैं बेटा? 35 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 1/14.6। पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। 35 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 14.6, ये आ गई आपकी मोलारिटी। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 35 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 14.6, ये आ गया बेटा 14, एग्जैक्ट 14 आया है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आइए, 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram water. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सोल्यूशन एंड मोलालिटी आपको बतानी है। तो NaOH के पहले मोल्स निकालूंगी मैं। क्या आ जाएगा बेटा? वेट NaOH का कितना? 8 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आता है बेटा? 40। तो कितना आ गया ये? 1, ये 2, ये आ गया 0.2 मोल। क्लियर है? तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? ये दे रखा आपको 18 ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास भी 18, ये आ गया आपका 1 मोल। क्लियर है? तो सबसे पहले तो NaOH का मुझे मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं बेटा? तो मोल्स ऑफ NaOH is 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2, कितना आ गया? 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/6। कितना आ गया बेटा? 1/6। तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 कम 6, तो 0.1 बचा आपके पास 4, 6 36, 0.16 समथिंग। तो 0.16, 0.16, सी और ए ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक है, अब आपको निकालनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी निकालिए सोल्यूशन की। मोलालिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने कहा मोल्स ऑफ NaOH तो कितना है? 0.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट कितना था? 18 ग्राम था, तो आपने लिख लिया 18। पॉइंट से ये कटा 10, तो ये आ गया 1/9 इंटू 10। कितना आ गया ये? 0.9 एकम 9, बचा 1, तो 1, एक ही बचेगा, 1 1 चलता जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में डिवाइडेड बाय 10, 0.01111। ठीक है, नहीं नहीं, हमने डायरेक्ट ग्राम्स में रख देना, हमें केजी में रखना है बेटा। हमें क्या रखना है? केजी में रखना है ना। तो मैंने रख दिया ये 0.2, तो मोल्स हो गए। केजी में कितना हो जाएगा ये वेट? तो ये वेट हो जाएगा केजी में 18 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आ गया आपके पास में, पॉइंट हटेगा इंटू 10, ये -3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ गया ये? 9। तो ये आ गया आपके पास में, 0 से 0 कट हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ गया बेटा ये? 11.111, 11.1। क्लियर है? डी ऑप्शन। आइए, तो यही सारे क्वेश्चन थे आपके पास जो जेई में आ चुके हैं, और काफी अच्छे 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 क्वेश्चन है, जिसमें से ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों आगे आने वाले जो 1-2 साल हैं, इनमें ये क्वेश्चंस वापस रिपीट हो जाएं, डाटा चेंज करके या फिर कुछ और चीजें वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, आइए, तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड बने रहिएगा लिक्विड सॉल्यूशंस की सीरीज के साथ में। आपको बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है, और इसी तरीके से मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, टेक केयर।